मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर चल रहा है हमारा 14। देखिए चैप्टर 14 में हमने पार्ट 1 में प्रतिहार और भाषा व साहित्य पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कला व वस्तुकला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस काल के दौरान लिखी पुस्तकें रंगीन दृश्यों से संपन्न है, जिसे मिनिएचर अथवा लघु चित्रकला कहा जाता है। ये चित्र प्रारंभ में बहुत सामान्य थे, लेकिन बाद में इन्हें बहुत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाया गया। पूर्व मध्यकाल के दौरान अनेक शानदार मंदिरों का निर्माण हुआ। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर तथा माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर इनमें से कुछ है। देखिए इस समय जो पूर्व मध्य काल था, इसमें कुछ मंदिरों का निर्माण हुआ जो हमें बताया गया है, जैसे जगन्नाथपुरी और ये आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आगे बढ़ते हैं हम। उत्तर पश्चिमी में आक्रमण। काराकोरम तथा हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के मस्तक पर मुकुट के समान सुशोभित है, जो अब इतनी ऊंची है कि आक्रमणकारियों को हतोत्साहित करती है। हालांकि यहाँ कुछ दरें हैं जिनके माध्यम से व्यापारियों ने अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इन दरारों को आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए उपयोग किया तथा भारत के इतिहास क्रम को बहुतायत से परिवर्तित किया। प्रथम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 1712 ईस्वी में किया गया। उसने सिंध व पंजाब को अपने नियंत्रण में कर लिया तथा पड़ोसी राज्यों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए। इससे अरब के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। भारतीयों का गणित ज्ञान 0 और संस्कृत लेख अरब के माध्यम से यूरोपीय तक पहुंचाए गए। कला तथा वास्तुकला से संबंधित भारतीय विचार भी विश्व के कोने कोने तक पहुंचाए गए। 1000 ईस्वी के बाद से भारत पर नियंत्रण आक्रमण आरंभ हो गए। देखिए सबसे पहले जो बताया गया है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, महमूद गजनबी, जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और भारत को लूटा। ये सबसे पहले हमारे आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद अनेकों आक्रमण हुए और भारत कभी किसी का और कभी किसी का गुलाम रहा। देखिए जैसे पढ़ते हैं हम आगे। मोहम्मद गजनबी। प्रथम श्रृंखलाबद्ध आक्रमणकारी मोहम्मद गजनबी से प्रारंभ किए। वह वर्तमान के अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का शासक था। वह अपने छोटे से राज्यों को शक्तिशाली बनाना चाहता था, जिसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी। उसने भारत के धनी नगरों के बारे में सुना था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया तथा भारत पर आक्रमण किया। उसने 26 वर्षों यानी 1000 से 1026 ईस्वी में 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत पर नियंत्रण नहीं था, वह केवल उन नगरों व मंदिरों को लूटता था जो धन से संपन्न थे। मोहम्मद गजनबी एक योग्य सेना नायक था। वह अपने राज्य को विस्तृत करना चाहता था, अतः उसे अधिकांश युद्धों के लिए अफगानिस्तान लौटना पड़ता था तथा आक्रमण के लिए वह पुनः भारत आता था। बाद में उसे पता चला कि हिंदू मंदिर बहुत धन संपन्न है, इसलिए उसे मथुरा, कन्नौज तथा सोमनाथ के मंदिरों को लूटा। जैसे कि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया गया था, जो महमूद गजनबी था उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के मंदिरों को, यहाँ के जो संपन्न नगर थे उनको लूटना था। जो धन वह भारत से लूट कर ले जाता था, उसका उपयोग गजनी में उत्तम नगरों, मस्जिदों, पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों का निर्माण करवाने में किया जाता था। फिरदौसी ने महमूद गजनबी की प्रशंसा में शाहनामा लिखा है, जिसने प्रसिद्ध अरब विद्वान अल-बरूनी को भारत भेजा। उसने भारतीय लोगों के बारे में विस्तार से लिखा है। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, जिनका युद्ध किससे हुआ था? पृथ्वीराज चौहान से। गौर अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य था। वह गजनी राज्य के अधीन था। 1930 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद ने गजनबी को पराजित करके गौर को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब उसे मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता था। महमूद गजनबी के विपरीत मोहम्मद गौरी भारत पर कब्जा करना चाहता था। गजनबियों को पराजित करने के बाद पंजाब उसके नियंत्रण में आ चुका था। अब वह अपने साम्राज्य को आगे विस्तार करना चाहता था। जब भी वह किसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता था, तो देखिए ये जो सन लिखा है ये गलत है हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 1
पंजाब उसके नियंत्रण में आ चुका था। वह अपने साम्राज्य को आगे विस्तार करना चाहता था। जब भी वह किसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता था तो उसे किसी सेनानायक या गवर्नर को कार्यभार संभालने के लिए दे देता था। उसे अफगानिस्तान में अपने साम्राज्य की भी सुरक्षा करनी होती थी, जिस कारण उसे अधिकांश युद्धों के लिए राज्य वापस लौटना पड़ता था। सबसे प्रसिद्ध युद्ध मोहम्मद गौरी ने दिल्ली व अजमेर के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा। इस बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में पराजित किया गया। देखिए, जो मोहम्मद गौरी थे उनको पराजित किया गया किसके, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। लेकिन उन्होंने दोबारा से युद्ध किया पृथ्वीराज चौहान से और उनको पराजित किया। लेकिन उसने अगले वर्ष 1192 ईस्वी में अपना बदला ले लिया तथा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मार दिया। 2 वर्ष पश्चात 1194 ईस्वी में चांदवार के युद्ध में उसने कन्नौज के शासक जयचंद को भी पराजित किया। इन 2 युद्धों ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। देखिए, ये 2 महत्वपूर्ण शासक थे, युद्ध थे जिन्होंने भारत में मुस्लिम शासक की नींव रखी। उनके बाद देखते हैं, मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में कर दी गई। उसने दिल्ली व अजमेर का कार्यभार कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, जो यह शासक बन गया। इस प्रकार भारत में तुर्क शासन की स्थापना हुई। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो अजमेर का कार्यभार था उसको दे दिया था। अब देखते हैं जो भारत के राजपूतों की पराजय व तुर्कों की विजय के कारण। देखिए, भारत में जो राजपूत थे उनकी पराजय क्यों हुई। सबसे पहले किसी भी देश पे बाहरी देश जब भी आक्रमण में विजय पा सकते हैं जब उसमें एकता का अभाव हो। तो सबसे पहले मेन कारण तो यही होगा कि जो राजपूत थे, जो भारतीय थे, उनमें एकता का अभाव था। चलिए पढ़ते हैं। राजपूतों में एकता के अभाव के कारण भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। सबसे मेन कारण था एकता का अभाव। यदि राजपूत एक साथ खड़े होते तो वे इन आक्रमणों का सामना करने में समर्थ थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके फलस्वरूप भारत का भाग्य परिवर्तित हो गया और निसंदेह भारतीय इतिहास भी। हम निम्न तथ्यों के अंतर्गत राजपूतों की पराजय व तुर्कों की विजय के कारणों की व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, अगर जो भारत के राजपूत है, भारत में एकता का अभाव नहीं होता तो भारत जैसे पहले मुगल शासन को का फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा, वो नहीं रहता। यानी सबसे बड़ी कमी थी एकता का अभाव। और यही अंग्रेजों ने बाद में नीति भी बनाई थी कि फूट डालो राज करो। नंबर 1 है, राजपूत आपस के युद्धों में ही व्यस्त रहते थे। उन्हें विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े होने के महत्व को नहीं समझा। जब किसी एक राजपूत राज्य पर आक्रमण होता था तो पड़ोसी राजपूत राज्य ऐसी आशा करते थे कि उनके राज्य पर आक्रमण नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, वो क्या सोचते थे कि अगर कोई भारी शक्ति आगे किसी राज्य पर आक्रमण कर दिए कि उस राज्य की ये जिम्मेदारी है, लड़ना है, हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य पर भी आक्रमण नहीं हुआ है। अगर ये चीज़ राजपूत ये चीज़ ना सोचकर उसी समय उस जिस राज्य पर आक्रमण किया वहाँ उनकी मदद करते तो भारत जो गुलाम नहीं होता। नंबर 2 है, मुस्लिम धर्म भावना से युद्ध करते थे। उनका कहना था कि वे अपने धर्म प्रसार के लिए युद्ध कर रहे हैं, जबकि हिंदू समकक्षों में की ऐसी कोई भावना नहीं थी। देखिए, जो मुगल शासन था वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, लेकिन जो भारतीय थे उनमें ऐसी कोई भावना नहीं थी। हिंदू समाज 4 वर्गों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, जिसमें से मात्र क्षत्रियों को युद्ध करने का योग्य समझा जाता था और बाकी 3 वर्ण युद्धों में से दूर रहते थे। इस तरह हिंदू समाज का मात्र एक ही भाग युद्ध लड़ता था। राजा परंपरागत रूप से सामंतों को कर जमा करने व सेना के रखरखाव के लिए क्षेत्र देता था। वे समान अधिकार समय पर कर जमा कराने व युद्धों के लिए सैनिक उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाते थे और राजाओं की शक्ति क्या हो जाती थी, क्षीण हो जाती थी। नेक्स्ट है, राजपूत सदैव शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा करते थे। वे कभी भी सीमा पर उनका मुकाबला नहीं करते थे और न ही उनका पीछा करते थे। यदि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पंजाब से खदेड़ दिया होता और अन्य हिंदू राज्यों ने उनका साथ दिया होता तो भारत मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। देखिए, इसमें बताया गया है कितनी कमियां थी उस समय। राजपूतों की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण उनका तकनीकी व पिछड़ापन था। हिंदू राज्य अपने प्राचीन शास्त्रों से आपस में लड़ते थे, जबकि आक्रमणकारियों के पास प्रशिक्षित सैनिक व तकनीकी थी। आक्रमणकारियों के घोड़े राजपूतों के हथियारों की तुलना से अधिक प्रभावशाली थे।
सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, राजपूत युद्धों के दौरान कुछ नैतिक नियमों का पालन करते थे। वे कभी भी अपने निहत्थे शत्रु को नहीं मारते थे, लेकिन शत्रु को ऐसे कभी नहीं किसी प्रकार के नैतिक नियमों के अनुसरण के लिए बाध्य नहीं था। देखिए जो इसमें बताया गया है, पृथ्वीराज चौहान जितने भी मुगल शासक थे, वो उनका जो व्यवहार था वो भारतीयों के प्रति बहुत ही असभ्य था। लेकिन जो भारतीय थे, अगर वो कभी युद्ध में जीत भी जाते थे तो वो उन अपने शत्रुओं के साथ भी विनम्रता से पेश आते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हुआ। अगर जैसे इसमें बताया गया है कि मोहम्मद गोरी ने जब पहली बार आक्रमण किया था तो उसे पराजित कर दिया गया था। अगर जब भी उसे मृत्युदंड दिया जाता तो शायद वह दूसरी बार भारत पर आक्रमण नहीं करता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी भारतीयों की जिस वजह से भारत गुलाम रहा। आज की उसमें देखिए इस चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके नोट्स हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।